ये ऑफशोर ऑयल रिग 16 फ्लोर्स ऊंची और 2 फुटबॉल फील्ड्स जितनी चौड़ी है और इसका वजन हैरत अंगेज तौर पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ज्यादा है। इस ऑयल प्लेटफॉर्म को एपोमेटिक्स कहा जाता है, जो फिल वक्त नॉर्थ अमेरिका में लुइसियाना के साहिल से 130 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ मेक्सिको में मौजूद है। लेकिन इसकी मंजिल का आगाज आज से चंद साल पहले हजारों मील दूर साउथ कोरिया से हुआ था, जहां हजारों वर्कर्स और इंजीनियर्स इस ऑयल प्लेटफॉर्म को बनाने में मसरूफ थे। पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद जब एपोमेटिक्स को तैयार कर लिया गया था, तो इंजीनियर्स को एक ऐसा चैलेंज फेस करना पड़ा जो वो अपने कैरियर में पहली बार कर रहे थे। मसला ये था कि इस द्यो कामत स्ट्रक्चर को साउथ कोरिया से गल्फ ऑफ मेक्सिको के लिए रवाना करना था और इसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल मंगाया गया। एपोमेटिक्स ऑयल प्लेटफॉर्म को उठाकर इस वेसल पे रखना एक ऐसा टास्क था जिसमें कम से कम 7 दिन लगने थे। लेकिन अचानक उनको खबर मिली कि पैसिफिक ओशन में एक तूफान पैदा हुआ है और इस तूफान ने सुपर टाइफून की शक्ल इख्तियार कर ली है। इस लेवल का टाइफून 20 सालों में एक मर्तबा पैदा होता है। 315 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूमता हुआ ये टाइफून अगले 7 दिनों के बाद किसी भी वक्त साउथ कोरिया के साहिल पर हमला कर सकता है। और ये बात तो हम सबको मालूम है कि सुपर टाइफून जब कहीं हमला करता है तो नुकसान पहुंचाए बगैर नहीं जाता। वर्कर्स, इंजीनियर्स और ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट्स के लिए अब चैलेंज ये था कि इनको 7 दिनों का काम सिर्फ 3 दिनों में करना था। यानी अगर 3 दिनों के अंदर अंदर एपोमेटिक्स ऑयल प्लेटफॉर्म को शिप यार्ड से उठाकर इस मरीन वेसल पे लोड करके रवाना ना किया गया तो सालों की मेहनत एक ही पल में जाया भी हो सकती है। ये एक ऐसा मसला था जिसने नीचे से लेकर ऊपर तक सारी मैनेजमेंट को हिला कर रख दिया था। ये ऑयल प्लेटफॉर्म शेल ऑयल कंपनी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और यही वजह थी कि उनके पास एक छोटी सी भी गलती की जगह नहीं थी। सुपर टाइफून को अवॉइड करने के लिए और एपोमेटिक्स को वक्त से पहले रवाना करने के लिए बचा कुचा काम पूरा करना बहुत जरूरी था, जिसके लिए वर्कर्स की एक एक्स्ट्रा आर्मी बुलवाई गई। वर्कर्स ने दिन रात एक कर दिया और जल्द अज जल्द एपोमेटिक्स को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ मैनेजमेंट मीटियोरोलॉजिकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर सुपर टाइफून की मूवमेंट पर नजर रखे हुए थी। उनको एक उम्मीद थी कि शायद ये सुपर टाइफून अपनी डायरेक्शन बदल ले, लेकिन उनकी उम्मीदों पर तो जैसे पानी ही गुजर गया जब उनको ये मालूम पड़ा कि टाइफून तो पैसिफिक ओशन से सीधा साउथ कोरिया की जानिब बढ़ता जा रहा है। वर्कर्स की आर्मी ने जी जान लगाकर सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर एपोमेटिक्स का सारा काम कंप्लीट कर लिया और अब बारी थी इस द्यो कामत स्ट्रक्चर को उठाकर फ्लोटिंग डॉक पर रखने की। इस पूरे स्ट्रक्चर का वजन हैरत अंगेज तौर पे 41,000 टन्स बताया जा रहा था। इतना ज्यादा स्टील तो बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल नहीं हुआ था जितना इस ऑयल प्लेटफॉर्म पे लगाया गया था। बड़े बड़े हाइड्रोलिक जैक्स की मदद से एक एक इंच करके इसको धकेला गया और फ्लोटिंग ड्राई डॉक पर रख दिया गया। टग बोट्स की मदद से फ्लोटिंग डॉक को खींचकर शिप यार्ड से दूर ले जाया गया, जहां से इसको इस मरीन वेसल में लोड किया जाना था। ये दुनिया की सबसे बड़ी मरीन ट्रांसपोर्ट वेसल है जो 98,000 टन्स का वजन आसानी से कैरी कर सकती है और इसी पर एपोमेटिक्स को दुनिया के दूसरे कोने गल्फ ऑफ मेक्सिको तक जाना था। अगली सुबह एपोमेटिक्स को फ्लोटिंग डॉक से उतार लिया गया। अब ऑयल प्लेटफॉर्म पहली बार पानी पे फ्लोट करने लगा। टग बोट्स की मदद से प्लेटफॉर्म को मजीद डीप वाटर तक खींचा गया, जहां ये मरीन वेसल पहले से इंतजार कर रही थी। दूसरी तरफ सुपर टाइफून तेजी से साउथ कोरिया की तरफ बढ़ता जा रहा था और मैनेजमेंट के सर पर एक तलवार सी लटक रही थी। अब सुपर टाइफून सिर्फ 48 आवर्स दूर था और जैसे जैसे वो करीब आता जा रहा था वैसे वैसे समंदर में उसकी निशानियां भी उभरने लगी थी। समंदर में हवाओं और लहरों का सिलसिला बढ़ रहा था जो एपोमेटिक्स के लिए एक खतरे की निशानी थी। अगला लम्हा बहुत ज्यादा नाजुक था। ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल पे लोड करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है। इसके लिए पहले वेसल अपने अंदर मौजूद वाटर टैंक्स में पानी इनटेक करती है, जिसकी वजह से वो पानी के अंदर चली जाती है।
फिर टग बोट्स ऑयल प्लेटफॉर्म को खींचकर वेसल के ऊपर लेकर जाती हैं और फिर आखिर में वेसल पानी को वापस बाहर निकालती है, जिसकी वजह से वेसल ऊपर की जानिब उठ जाती है। लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं होता है जितना आपने इस एनिमेशन में देखा। इस काम के लिए समंदर का पुरसुकून होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर लहरों में ये काम किया गया तो एपोमेटिक्स सही अलाइनमेंट में वेसल के ऊपर नहीं लोड हो पाएगा और ये चीज़ वेसल और एपोमेटिक्स दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। सुपर टाइफून की वजह से समंदर में काफ़ी तेज़ी थी, लहरों और तेज़ हवाओं की वजह से ये काम करना मुमकिन नहीं था। दूसरी जानिब वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा था और सारी टीम का स्ट्रेस लेवल काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। खुशकिस्मती से मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से टीम को अगली सुबह सिर्फ 2 घंटे का वक्त दिया गया, जिसमें चांसेस थे कि समंदर पुरसुकून रहेगा। इन 2 घंटों में अगर ये काम ना किया गया तो फिर इसके बाद और कोई चांस नहीं मिल पाएगा। सुपर टाइफून अब सिर्फ 36 घंटे दूर था। सुबह सवेरे जैसे बताया गया था, समंदर पूरी तरह से पुरसुकून था। पहली फुर्सत में ऑयल प्लेटफॉर्म को वेसल के ऊपर खींचकर लाया गया और वेसल ने उसको पानी से निकालकर अपने ऊपर लोड कर लिया। सुपर टाइफून से कई घंटे पहले एपोमेटिक्स आखिरकार साउथ कोरिया को अलविदा करने में कामयाब हो चुका था। शेल ने अपने ऑयल प्लेटफॉर्म को सुपर टाइफून से बचाकर पहला चैलेंज तो कंप्लीट कर लिया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब आगे और कोई चैलेंज नहीं आने वाला। कई महीनों के सफर के बाद साउथ टेक्सास में ऑयल प्लेटफॉर्म को दोबारा अनलोड किया गया, क्योंकि 4 मॉड्यूल्स ऐसे थे जिनको यहाँ पर मैन्युफैक्चर किया जा रहा था। मॉड्यूल्स को एक एक करके प्लेटफॉर्म पे फिट किया गया और एक बार फिर से इसको 130 किलोमीटर दूर अपनी मंजिल के लिए रवाना किया गया, जहां इसको अगले 40 सालों तक रहना था। पूरे 7 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार अब वो घड़ी आ चुकी थी जब एपोमेटिक्स को 30,000 फीट नीचे ऑयल वेल के साथ कनेक्ट करना था। जिस जगह एपोमेटिक्स पानी में फ्लोट कर रहा है, यहाँ समंदर का बॉटम 7,400 फीट डीप है। ये इतनी ज्यादा गहराई है कि इसमें लगभग 3 बुर्ज खलीफा फिट आ सकते हैं। लेकिन जिस ऑयल वेल से एपोमेटिक्स को कनेक्ट करना था, वो हैरान कुन तौर पे इस गहराई से भी मजीद 22,600 फीट नीचे थी। समंदर की इतनी गहराई में पानी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, जहां पर किसी इंसान का जाना और फिर वहां कोई मिशन अंजाम देना इम्पॉसिबल होता है। लिहाजा समंदर के बॉटम पे ऑयल वेल की ओपनिंग के साथ एपोमेटिक्स को कनेक्ट करने के लिए रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया। इंस्टॉलेशन क्रू, जो कि एक अलग प्लेटफॉर्म से अंडर वाटर पाइपलाइंस को इंस्टॉल कर रहा था, उन्होंने ROV को क्रेन की मदद से समंदर के अंदर भेजा। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, जिसमें पाइपलाइन को ठीक ऑयल वेल की ओपनिंग के ऊपर जाकर लैंड कराना होता है। 7,400 फीट नीचे ये काम इतनी एक्यूरेसी से अंजाम देने का कंट्रोल ऊपर बैठे ROV ऑपरेटर के हाथ में होता है, जो किसी वीडियो गेम की तरह ये मिशन परफॉर्म कर रहा होता है। खुशकिस्मती से ये काम पहली बारी में ही कर लिया गया। अब बारी थी पाइप को इंस्टॉलेशन प्लेटफॉर्म से एपोमेटिक्स तक ट्रांसफर करने की। इस प्रोसेस को राइजर ट्रांसफर कहा जाता है, जिसमें 4 अलग अलग वेसल्स एक साथ काम करती हैं। पहले एपोमेटिक्स में से एक चेन निकाली गई, फिर ROV ने ये चेन लेकर दूसरी शिप तक पहुंचाई। इस शिप से ये चेन दूसरे प्लेटफॉर्म ने खींच ली और फिर आखिर में एपोमेटिक्स से इस चेन को खींचकर पाइप को अपनी तरफ कर लिया गया। इसके बाद शुरू किया गया ड्रिलिंग का काम। सी बेड से भी हजारों फीट नीचे, लगभग 22,600 फीट नीचे पाइप को ऑयल वेल तक ड्रिल करना था। कई महीनों की ड्रिलिंग के बाद आखिरकार पाइप ऑयल वेल तक पहुंच चुका था। अब बारी थी ऑयल को पंप करने की। इस लम्हे को देखने के लिए पूरी टीम जमा हो चुकी और एक बटन की मदद से ऑयल पंप को ऑन किया गया। 30,000 फीट नीचे से जब पहली बार ऑयल पंप हुआ तो सबके चेहरों पर खुशी देखने जैसी थी। वर्कर्स, इंजीनियर्स और मैनेजमेंट की 7 सालों की मेहनत रंग ले आई थी। ऑयल का फ्लो और उसकी क्वालिटी बिल्कुल परफेक्ट थी।
आज एपोमेटिक्स हर रोज 1,75,000 बैरल्स ऑयल प्रोड्यूस करता है, जिससे इतना फ्यूल बनाया जाता है जो 40 लाख गाड़ियां एक दिन में इस्तेमाल करती हैं। शेल का मानना है कि अगले 40 सालों तक यानी 2060 तक एपोमेटिक्स इसी तरह ऑयल प्रोड्यूस करता रहेगा। प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।